साहिल अदीम से कौन है साहिल अदीम? दैट टेक्स मी टू अ सेक्शन, इज दिस गाय अ फ्रॉड? मतलब मैं उनको नाउजुबिल्ला कोई नबी नहीं बोल रहा हूँ, नाउजुबिल्ला एक ऐसा इंसान जिसको या तो बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द सेपिएंट बिलीवर में वापस से आपका इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम टू द सेपिएंट बिलीवर चैनल। दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ वीडियो दैट आई एम ट्राइंग। आई हैव अ माइक, तो मैं पॉडकास्ट जैसे बोलना चाहूँगा एंड मोस्टली मैं इसको उर्दू में ही रखूँगा। मेरी ज़्यादातर ऑडियंस आप लोग उर्दू में ही बोलते हैं। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बहुत यूज़ करूँगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा। सो दिस वीडियो इज़ कंसर्निंग अ कंट्रोवर्शियल फिगर, एक ऐसा इंसान जिसको या तो बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। ये इंसान पाकिस्तान के हैं, इंडिया के नहीं हैं। इंडिया के होते तो यहाँ क्या ही उन पे क्या ही बैन, क्या ही इनको सीधा जेल भेज दिया जाता है। इट वाज दैट सिंपल, जस्ट टू मतलब कई सारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर साहिल अदीम। साहिल अदीम की कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगा, बट ये वीडियो बेसिकली मैंने नाम ये रखा है डिकोडिंग साहिल अदीम। है कौन ये साहिल अदीम? एंड एकदम से मेन स्ट्रीम उलेमा के अगेंस्ट कैसे खड़े हो गया एक इंसान जिसकी इतनी फॉलोइंग बढ़ गई है। सो शुरुआत करते हैं, हु इज़ साहिल अदीम से, कौन है साहिल अदीम? तो जहाँ तक कई पॉडकास्ट से मैंने सीखा, डॉक्टर वसीम के पॉडकास्ट से, ईऑन पॉडकास्ट से, साहिल अदीम ने ख़ुद के इतने सारे जो किए हैं, तो ही सॉर्ट ऑफ डिक्लाइंस टू शेयर हिज पर्सनल लाइफ। बट जहाँ तक मुझे पता चला है तो इनके फादर बहुत बड़े फेमस शायर थे पाकिस्तान के, अदीम हाशमी। एंड इनके कुछ आई गेस कुछ इश्यूज़ हुए थे पाकिस्तान में कि इनको कनाडा जाना पड़ा था अपनी फैमिली को लेके। उन्हीं के 3 बेटे हुए थे, जिसमें से आई थिंक मिडिल चाइल्ड वाज साहिल अदीम। तो साहिल अदीम वाज बॉर्न एज साहिल अदीम हाशमी, साहिल हाशमी। तो साहिल साहब का जो पूरा बचपना गुजरा है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लाइक ही वॉज दिस वेरी इंटुइटिव चाइल्ड हमेशा। एंड उनके अब्बा ने भी उनकी ऐसी पेरेंटिंग की कि वो हमेशा एक क्यूरियोसिटी रखे अपने दिमाग में, कि उनको हमेशा एक वो रहता था कि यार ये चीज़ें कैसे काम करती है, क्या क्या होता है, एक इनेट क्यूरियोसिटी थी। और उसी को चैनल करा गया बुक्स के थ्रू। तो साहिल अदीम ने डॉक्टर वसीम के पॉडकास्ट में बताया था कि उनका पूरा बचपन वाज बिल्ट ऑन बुक्स। उन्होंने किताबें खूब पढ़ी हैं, अलग अलग लोगों की किताबें पढ़ी हैं। सो साहिल अदीम का बचपन ऐसा गुजरा, आगे जाके ऐसा पता चला। एंड ऑफ कोर्स इनका बचपन से ही इस्लाम का अच्छा खासा इनका कनेक्शन था। मतलब एक मॉरलिस्टिक अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं कि अच्छा बुरा ये सब। बाकी जाके आगे जाके साहिल साहब डिड हिज आई थिंक ही डिड हिज डिग्री फ्रॉम रायरसन यूनिवर्सिटी टोरंटो, जो कनाडा में है। एक आर्काइव से पता चला। एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी में इनकी स्पेशल एक्सपर्टीज़ है। इनका कॉग्निटिव असेसमेंट्स और ट्यूनिंग में स्पेशलिटी है, इनका मेन फील्ड ऑफ वर्क है। एंड 12 साल से ज़्यादा इन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पे काम किया है। इसको मैं अगर एक आसान भाषा में बोलूँ तो इन सब का मतलब यह है कि साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म B.F. स्किनर की एक फ़िलॉसफी आई थी साइकोलॉजी में, जो स्टेट करती थी कि इंसान का जो बिहेवियर है, रवैया, वो सर्टेन चीज़ों के चेंजेस पर डिपेंड करता है। कि इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे, लोगों पे, उन पर रिएक्ट करके अपना बिहेवियर चेंज भी कर सकता है। ये ऐसी नई रिसर्च आई थी। एंड ये सब इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी कई लोगों ने की थी। तो साहिल साहब एक्सपर्टीज़ उनकी यही है, बिहेवियरल साइकोलॉजी, कि इंसान कैसे बिहेव करता है एंड वो क्यों ऐसे करता है, कब करता है, कैसे करता है, कहाँ करता है, ये सब। इन्होंने फिर अगर प्रोफेशनली देखें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर बेल एंड टेलेनॉर ग्रुप में रहे। देन लेट इनके लिंक्डइन में सब है ये सब। देन ही वॉज मेड पार्टनर एंड देन इवेंचुअली सीनियर पार्टनर बने सोर्स कोड में, जो कि आप एक तरीके से समझिए कि एक स्ट्रेटेजिक कोचिंग कंपनी थी जो बड़े CEOs की कोचिंग। एंड इनका बैकग्राउंड यही है, प्रोफेशनल कोचिंग देना, मेंटरिंग करना। इन्होंने अल्टीमेटली सोर्स कोड एकेडमिया फाउंड किया, ग्रीन वाला लोगो जिसका है। एंड यहाँ पे इनका अभी जो मेन फोकस है वो ये है कि अगले 100 साल का एक प्लान बनाना। मैं उस पर आने वाला हूँ अभी। इन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम किया 2017 के अराउंड, उनके क्रिकेटर्स को और मजबूत बनाने के लिए, कि मीडिया जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रहते हैं उसमें कैसे अपनी एकदम गुस्सा नहीं हो जाना, काम डाउन रहना। तो पूरा साहिल अदीम ने इन सबको मेंटर किया है।
एंड इनका फिर अब कुछ कोविड के बाद के ही सालों से कुछ साल पहले से ही, बट इन्होंने अपना जो चेंज लाया वो लाया, इन्होंने ये देखा कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो बहुत बड़ा वेपन हो सकता है टू फाइट ऑफ अगेंस्ट द वेस्टर्न फोर्सेस एंड द देसी आइडियोलॉग, जिसको मैं अभी कह रहा हूँ देसी आइडियोलॉग, कि ये जो देसी प्रॉब्लम है ना हमारी इनकॉम्पिटेंस की सबसे ज़्यादा, उसको एड्रेस करने के लिए साहिल अदीम थॉट कि अगर मैं यूथ को कैप्चर करूँ किसी तरह, उनको मेंटोर करूँ, मोटिवेट करूँ एंड उनको समझाऊँ कि अगर आप इस्लाम के रास्ते को, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम IMS करके पूरा दिया है इन्होंने, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप ख़ुद का तो भला कर रहे हो, बट साथ ही साथ उम्मा को एज अ एक लीडरशिप के रोल के थ्रू आप आगे ले जा रहे हो। एंड ये ऑल्सो मतलब उनका हमेशा रहते है कि हम मुसलमानों की ही गलती है कि हमने ख़ुद को पीछे कर रखा है, माँ बाप की गलती है। अब ये तो हो गए, चलो हु इज़ साहिल अदीम, बट वाई इज़ साहिल अदीम सो फेमस ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से इतने पॉपुलर कैसे हो गए सोशल मीडिया में? सो इसका रीज़न कई चीज़ें हैं। मैं एक पोर्टल्स वाली चीज़ बहुत बाद में आने वाली है अभी, बट मैं पहले बात कर लूँ कि हुए इतने फेमस क्यों हो गए। ऑब्वियसली ये एक इस्लामिक लेक्चरर के तौर से ज़्यादा नज़र आए हैं सोशल मीडिया में, एंड हमें यहीं से पता चल रहा है कि इनको एक्चुअली ना पाकिस्तान के कई यूनिवर्सिटीज़ में बैन कर दिया गया था शुरू में। ही वॉज नॉट ओनली स्पीकिंग इन इस्लाम, बट वो पॉलिटिक्स, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट बहुत बोल रहे थे, बहुत आउटस्पोकन थे। नवाज शरीफ एंड जितने वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान, उन सब के अगेंस्ट बहुत आउटस्पोकन थे। कह रहे थे कि ये लोग, मतलब उनका एक हमेशा कहना है कि यू विल आस्क दीज पीपल, वो आपको कलमा पढ़ के बता देंगे, नमाज़ पढ़ने का तरीका बता देंगे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ के बता देंगे, बट सिर्फ इन्हीं चीज़ों से इस्लाम नहीं आता है और इन्हीं चीज़ों से पाकिस्तान को रन नहीं करा जा सकता है। तो उन स्टेटमेंट्स की वजह से इनको काफ़ी बैकलैश मिला था। दूसरी चीज़ आई बिलीव, मैंने जो नोटिस किया, ये फेमस इसलिए हुए है क्योंकि पाकिस्तान में, अब इंडिया, ऑल्दो इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस आ रहा है धीरे धीरे इंडियन मुस्लिम्स में, बट प्राइमरीली पाकिस्तान में इन्होंने एक लीडरशिप वैक्यूम का जो रोल था, जो कोई नहीं निभा पा रहा था, वो इन्होंने फिल इन किया। इमरान खान काफ़ी पॉपुलर बीच में हुए थे अमंग द यूथ, बट अगेन वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। तो साहिल अदीम, आई डोंट नो उनका इंटेंशन था ये कि नहीं, बट ही फिल्ड इन दैट रोल। तो ये एक रीज़न था कि एकदम से पॉपुलर हो गया कि यार एक नई हस्ती आई है इस्लामिक, वो भी इस्लामिक टेनेट्स के बेसिस पे अपना पूरा काम कर रही है, तो फॉलोअर्स तो होंगी नेचुरली। मतलब उनका, अब वो कंट्रोवर्सी पे मैं आऊँगा, बट एक ऐसा लीडरशिप रोल उन्होंने फिल कर दिया था, एक वैक्यूम। एंड थर्ड, आई थिंक यूथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ को अपील करोगे ना आप, तो आप पॉपुलर ऑटोमेटिकली हो जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया, मोस्ट ऑफ ऑल द इंटरनेट इज़ यूथ, मेजर यूथ ही है। एंड यूथ मतलब ये नहीं कि छोटे बच्चे, यूथ से आई मेंट कि 15 साल से लेके 35 साल तक का ये जो ऐसा बेल कर्व बनता है कि इस सर्टेन सेक्शन में अगर मैं एक बेल कर्व बनाऊँ तो बीच में पूरा यूथ का आ जाएगा। देन अब इनके क्या ऐसे क्लेम्स और ऐसे क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं जो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं। मैंने जो सबसे ज़्यादा नोटिस किया है, इनफैक्ट ईऑन पॉडकास्ट में अमान ने भी ये चीज़ रेस की थी कि सर आप बहुत इनफेमस हो गए हो एक चीज़ की वजह से, पोर्टल्स। तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा आप सबको। पोर्टल्स का ऐसा है कि साहिल अदीम ने कॉन्स्टेंटली अपने हर लेक्चर में, अपने हर ऑनलाइन वीडियो में एक चीज़ को बहुत स्टेट किया है कि जो हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग ऑफ कुरान है, जो ट्रेडिशनल उलेमा बताते आए हैं कि कुरान जैसे इंसानियत के लिए आई किताब के फॉर्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल की गई थी, 23 साल की जर्नी थी पूरी उनकी। एंड इस कुरान में हमें हिस्ट्री, साइंस, ये सब मिल ही जाता है कि पुरानी कौमें कैसी थी, आखिरत में क्या क्या होगा, कैसे आखिरत आएगी, इस सब का हमें पता है। बट साहिल अदीम ने ना इस ट्रेडिशनल थिंकिंग में एक नया एलिमेंट डाला। वो एलिमेंट थोड़ा सुपरफिशियस मैं कहूँगा और साइंस फिक्शन जैसा लगा लोगों को। जैसे उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया था, जैसे जुल्करनैन का आप सबको पता है कि जुल्करनैन सूरह अल कहफ में अल्लाह ताला बताते हैं जुल्करनैन का कि अल्लाह ने उनको पूरी अर्थ के ऊपर, हमारी दुनिया जो है, अर्थ जो गोला है हमारा, उसके पूरी डोमिनियन उनको दे दिया था, थमा दिया था, मतलब हर जगह उनकी रीच थी। एंड उसके बाद जहाँ पे ट्रेडिशनल उलेमा आपको कहेंगे फ़अतबअ सबबा, यानी कि वो एक रास्ते पे चल पड़े, ईस्ट गए कि वेस्ट गए, रशिया गए कि चाइना गए, गॉड नोज। साहिल अदीम सेड, एंड उनका आर्ग्यूमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ही सेड कि
हम लोग फालतू में ही क्यों उर्दू उलेमा, जो उर्दू उलेमा एज इन इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल उलेमा हैं, जो अनफॉर्चुनेटली अरबी को पूरा कैप्चर नहीं कर पाते, एंड उसका रीज़न मेरे हिसाब से बायस है। बायस बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जिस लैंग्वेज में ब्रॉटअप हुए हो, आप उसी को एज अ वेपन तो नहीं कहूँगा, एज अ टूल यूज़ करके अरबी समझना चाह रहे हो, जबकि इट शुड बी द अदर वे। अरबी पढ़ के, अरबी समझ के, अरबी की जो लिंग्विस्टिक्स है, उसकी लेक्सिकोलॉजी है, उसको समझ के आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो ट्रांसलेशंस हैं उर्दू के या इंग्लिश के, वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं अरबी को। तभी तो अल्लाह ने कुरान को अरबी में करा रिवील। सो उन्होंने ये बोला कि जो सबबा वर्ड है वो एक्चुअली पोर्टल की बात कर रहा है, एक ऐसे रास्ते की बात कर रहा है जो आसमानों से होते हुए जा रहा है। और उन्होंने ये क्लेम किया कि जुल्करनैन एक्चुअली एक स्पेस ट्रैवलर थे, ना कि कोई जस्ट अ रैंडम किंग ऑन अर्थ, अलेक्जेंडर द ग्रेट हो या साइरस द ग्रेट हो, गॉड नोज। तो इस चीज़ पे उनका हुआ। फिर उन्होंने हज़रत नूह वाली चीज़ का भी बोला था कि इतनी सारी बाढ़ आई थी, इतनी सारी बाढ़ आई थी। उसका भी उन्होंने बुक ऑफ इनॉक, जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस की एक फॉरबिडन बुक है। फॉरबिडन का मतलब उन लोग के लिए वो नापाक मानी जाती, वो उनको कंसिडर नहीं करते, और चर्च ने कई साल तक बुक ऑफ इनॉक को छिपाए रखा। उसका रीज़न ये था कि बुक ऑफ इनॉक एक्चुअली कुछ ऐसे दूसरी मखलूक़ात की बात करी थी, और ये क्रिश्चियन बुक है। बुक ऑफ इनॉक कुछ ऐसी मखलूक़ात की बात करी थी जो इंसान और जिन के अलावा और फरिश्तों के अलावा ही थी। नेफिलिम करके, नेफिलिम होते हैं जाइंट्स, बड़े लोग। जैसे आपने हज़रत दाऊद का किस्सा सुना होगा कि उन्होंने गुलायत को, जिसको आई थिंक उर्दू अरबी में जलूत कहा जाता है, जो बड़ा सा जाइंट टाइप था, एंड उन्होंने अपनी गुलेल से, अपनी छोटी सी गुलेल थी उनकी स्लिंग शॉट, उससे मारा था उसको, गुलायत को, हज़रत दाऊद ने। तो ये जो नेफिलिम और सेराफिम, इस सब का पूरा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बुक ऑफ इनॉक से लेके समझाया था कि उनका ये पॉइंट है, हम नॉन मुस्लिम सोर्सेज को, यानी कि कुरान और हदीस के अलावा जो सोर्सेज हैं, क्रिश्चियन सोर्सेज ले लो या आप यहूदियों की सोर्सेज ले लो, जो सोर्सेज कुरान और हदीस को डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हैं, आप उनको, यू कैन चूज टू बिलीव इन देम और नॉट बिलीव इन देम, आप उनमें मानो या ना मानो, बट आप उनको यूज़ कर सकते हो टू बैकअप योर आर्ग्यूमेंट। ये पूरा उनका कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बोला कि हज़रत नूह को अल्लाह ने जब बोला था कि एक सैलाब आने वाला है बहुत बड़ा, पूरी दुनिया डूब जाएगी, और आपको एक कश्ती बनानी है, उसमें जानवर रखने हैं और जितने आपके साथ जाएंगे वो सब। तो वो रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि अल्लाह को जो काफिर थे, मुशरिक थे, जो इनफैक्ट जो जालिमून थे, सिर्फ उनको डुबाना था, नहीं। साहिल अदीम ने यह भी बोला कि बुक ऑफ इनॉक में ये तक लिखा है कि किन लोगों को डुबाना था और क्यों डुबाना था, क्योंकि इतनी करप्शन फैल गई थी और ये इंसान नहीं थे। बुक ऑफ इनॉक इनफैक्ट हमें कई चीज़ें बताती है दूसरे मखलूक़ात के बारे में, अल्लाह ने जो बनाई हुई है, जो दूसरे हेवन्स में, अब जो हमारे यूनिवर्स है पूरा 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसके बाहर अब हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसके ऊपर कह लो आप 6 और आसमान है जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसे दिखेंगे। मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैथमेटिक्स समझा के कि स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो एनीवेज इनके कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं। अनुनाकी करके एक ऐसा बोला था कि एलियन रेस थी, और उन्होंने मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, आपको जो आज दिख रहा है, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट एक ज़माने में एक प्लैनेट हुआ करता था। ये सब उन्होंने बुक ऑफ इनॉक से लिया। तो लोग काफ़ी इनको कॉन्स्पिरेसी बनाने लग गए कि यार ये तो इंसान कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आदमी है, सच्चाई कुछ नहीं बोल रहा, और इस्लाम को यूज़ कर रहा है उसमें, तो और कंट्रोवर्शियल होना ही था उनको। इन्होंने फिर याजूज माजूज का ये बताया था। इन्होंने एक हदीस, 2-3 हदीस बताई थी जो मैं खुद सुनकर और फिर मैंने उनको सर्च किया और मैं चौंका। हदीस ये थी कि हज़रत अली ने ये फरमाया था रज़ियल्लाहु अन्हु कि याजूज माजूज की कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो जिनके कान इतने बड़े हैं कि वो एक कान को अपना तकिया बना के और दूसरे कान को अपना चादर बना के सोते हैं। इस ज़ईफ़ हदीस है आई थिंक। तो उन्होंने ये भी बताया कि ज़ईफ़ हदीस का मतलब ये नहीं कि वो हदीस गलत है, वीक है, मतलब उन्होंने उसका पूरा साइंस समझाया कि साइंस ऑफ हदीस क्या है। एंड उनका ये आर्गूमेंट था कि याजूज माजूज एक्चुअली इंसान नहीं है, उनका ये था कि वो एक्चुअली एक दूसरी मखलूक़ात, एक एलियन स्पीशीज़ हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में, दज्जाल के बारे में तो बहुत अच्छे से बोला है साहिल अदीम ने। तो ये सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं। और तीसरा, ये इतने क्लेम, ये जो इनके कंट्रोवर्सी क्यों बनी, क्योंकि ये देसी जो एल्डर्स हैं हमारे, उनको बहुत टारगेट कर रहे थे। इनका पूरा बेसिस आर्गुमेंट ये है
कि जो हालत अभी मुसलमानों की हुई है देसी उसमें, वो पाकिस्तानी है तो वो तो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा वो करेंगे। अगर ज़्यादा कैप्चर किया जाए तो इंडिया पाकिस्तान दोनों ही इंडियन मुस्लिम्स का अलग ही है, पाकिस्तानी तो चलो फिर भी उनका सो कॉल्ड एक इस्लामिक स्टेट है वहाँ पे, तो आर्ग्यूमेंट वाइज उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है टू प्रैक्टिस इस्लाम, और उनके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। सो उन्होंने ये बोला कि देसी मेंटालिटी ने ख़राब करके रख दिया, जो एल्डर्स ने हमेशा रोका है या फिर ऐसे इनकॉम्पिटेंट बच्चे पैदा किए हैं या पेरेंट किए एक्चुअली, जिनकी मतलब आप ऐसा समझिए कि एक ऐसा हस्बैंड जिसकी वाइफ उसकी माँ जैसी है, इतना लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है। एंड सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम्स में नहीं, इनफैक्ट इंडियन मुस्लिम्स में ज़्यादा है तो उन्होंने इस सब पे बोला था। एंड ये क्लेम्स और ये कंट्रोवर्सीज किसी ना किसी तरह सोशल मीडिया में फैलता ही है। फेसबुक से स्टार्ट हुआ था, फिर इवेंचुअली यूट्यूब पे इनके खूब इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट आने लग गए, वहाँ से कंट्रोवर्सी और बढ़ती चली गई। तो साहिल अदीम इज़ अ नेम जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है फॉर इन द पास्ट 1 year आई थिंक। अब दैट टेक्स मी टू अ सेक्शन, इज़ दिस गाय अ फ्रॉड। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये फ्रॉड आदमी है, ये बस अपने या तो बिजनेस कोर्स को बेचने के लिए इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, या फिर अपने पर्सनल मीन्स के लिए, जैसे एक वो रहता है ना कि आप जैसे एक लीडरशिप, फॉल्स लीडरशिप करना चाह रहे हो, लोगों को भटकाना चाह रहे हो। द थिंग इज़ ही अ फ्रॉड? अगर देखा जाए तो साहिल अदीम को मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। आपके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कन्विंसिंग हों, बट द थिंग इज़ कि एंड ये बीमारी मुझे भी है, इनफैक्ट हाई आईक्यू इंटेलेक्चुअल्स को होती है, मैं कोई गुरूर नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा रहता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें बात करने को होती हैं, बट एक फ़्लो में बोलना मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है कि इन स्टेप्स को फॉलो करें। अभी तो जैसे मेरे पास सामने एक लैपटॉप है, तो मुझे पता है कि सीक्वेंस में मुझे इस वीडियो को डिकंस्ट्रक्ट करना है, बट व्हेन यू आर इन पॉडकास्ट एंड यू नो इन सर्टेन इंटरव्यूज़, तो आपके पास कोई स्क्रीन या वो नहीं होता है, जो सामने वाला सवाल पूछता है आपको उस पर जवाब देना होता है, एंड उसमें फिर एक स्ट्रक्चर प्लान बनना मुश्किल होता है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। साहिल अदीम के एक्शन से ऐसा लगता तो नहीं है कि ये फ्रॉड है, क्योंकि इवन आफ्टर ऑल द बैन्स, इवन आफ्टर ऑल द गाली गलोच, ही स्टिल ऑन हिज जर्नी। एंड यू नो मैंने हमेशा देखा है कि ये जब भी किसी पॉडकास्ट में जाते हैं, इनकी कोई तारीफ़ करना शुरू करता है ना, ये कहते हैं नहीं नहीं सर, इट्स नॉट माई ओन थिंग, अल्लाह ने सब दिया है, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। खैर अब कुछ कोई ये कह सकते हैं बस प्रिटेंड कर रहा आदमी। द थिंग इज़ गाइज, हम लोग हर चीज़ को क्यों इतना नेगेटिव और पेसिमिस्टिक फॉर्म में ले लेते हैं कि यार ये इंसान गंदा ही है तो ये अच्छी बातें तो करेगा, मीठे बोल करेगा, है दिल से कड़वा, है दिल से झूठा। ये भी ना एक बहुत हमारे अंदर इनकॉम्पिटेंसी सी है देसी मुस्लिम्स में, जिसको मैं हर बार एड्रेस करता हूँ कि हम क्यों हर किसी को गाली गलोच करते फिरते हैं। बाकी मेरे जो साहिल अदीम के मेरे जो ओपिनियंस है, वो मेनली मैं ये समझता हूँ मेरे लिए वो एक टीचर की तरह ज़्यादा है। इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। मेरी पूरी जो मोटिवेशन है वो कुरान और हदीस से आती है, हमारे इस्लाम से आती है, सो आई डोंट नीड एनी ऑफ दैट। बाकी साहिल अदीम ने मुझे कई ऐसे आइडियाज़ के थ्रू एक्सपोज करवाया है इनडायरेक्टली। उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि जाके करो, मैंने उनकी वीडियोस देखे, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो सुन के मेरे होश उड़ गए। अब जैसे उन्होंने एक बुक है सेप्टुअजिंट करके, जो सीरियाक ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो सीरिया जो कंट्री है वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं, वो एक ऐसी किताब, एक ऐसी बाइबल फॉलो कर रहे हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुरानी बाइबलों में से है, एंड ये ओरिजिनल फॉर्म के बहुत करीब है। तो उन्होंने उसका बताया कि आप उसको समझेंगे तो आपको कई हद तक पिक्चर पता चलेगी, जो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी, जो इस्लाम हज़रत ईसा पे, नबी ईसा अलैहिस्सलाम पे आया था, वो कैसा था। उन्होंने मुझे एक अल्टीमेट मैथमेटिक्स करके एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बताया। मुझे पता नहीं था पहले, बट मैंने फिर सर्च किया, खुद ढूंढा कि कौन एक्चुअली था। उन्होंने नाम तक नहीं बताया था कि कौन प्रोफेसर ने वो रिसर्च की थी, बट इवेंचुअली वो जो अल्टीमेट मैथमेटिक्स उन्होंने बोला, मैंने उसको ढूंढा एंड मुझे ख़जाना मिला, कसम से ख़जाना मिला। मैं अभी शेयर नहीं करूँगा, मैं आगे इंशाल्लाह किसी फ्यूचर वीडियो में शेयर करूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेरे लिए पहले EQ इतना मैटर नहीं करता था। आई वॉज ऑल अबाउट IQ कि बस इंटेलिजेंट बनो, जितना बन सकते हो उतना आगे जाओगे, इवन इस्लाम के सेंस में इंटेलिजेंट बनो। बट ही मेड मी रियलाइज़ कि IQ के अलावा EQ बहुत ज़रूरी है, एम्पैथी फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हाई IQ इंडिविजुअल हो, बहुत आपको नॉलेज है माशाल्लाह, बट EQ नहीं है ना, तो
फिर उस इन सब का कोई सेंस नहीं बचता, क्योंकि अल्टीमेटली अल्लाह ताला आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको जन्नत या दोज़ख में नहीं डालेंगे। आपके जो अमाल हैं, आपका जो बिहेवियर है दूसरों की टुवर्ड्स, उसके बेसिस पे ही आखिरत आपकी डिटर्मिन होने वाली। तो आई थिंक साहिल अदीम इज़ अ वंडरफुल पर्सन। मे अल्लाह ब्लेस यू। द ओनली एडवाइस आई वुड गिव इज़ कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आई नो यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, बट कोशिश करें कि आप रेफरेंसेस तो दे दें एटलीस्ट, क्योंकि हर कोई यौन पॉडकास्ट वालों जैसा नहीं है, जो अमान जैसा नहीं है कि भाई बैठ के थोड़ा रेफरेंसेस ढूंढ लें, तो सबके पास इतना टाइम नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आपके आर्ग्यूमेंट्स को जितना बैक कर सकते हो उतना करें, एंड ऑफ कोर्स बैकलैश मिलेगा। आप जब भी कोई नई चीज़ लाते हो और एक एग्जिस्टिंग साइकी में उन लोगों का वो इस्टेब्लिश हुआ रहता है, तो उसको उस पैराडाइम को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। मतलब इट मेक्स यू स्वेट अलॉट, बहुत खून पसीने मेहनत वाली काम है। सो दिस वॉज इट। आई थिंक साहिल अदीम is just, I would say, he's not even an Islamic scholar. He's not a scholar. He has said himself, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं इस्लाम में। उन्होंने बस कई अपनी लाइफ के थ्रू कई उलेमा से बात की, अलग अलग, बाय द वे, अलग अलग मज़हबों से भी। हनफी स्कॉलर से बात की, मालिकी स्कॉलर से बात की, जो उनके यमन में हनबली स्कॉलर्स थे उनसे बात की, आई थिंक हनबली एंड शाफई। तो उन्होंने हर किसी से बात की थी, उन्होंने कई चीज़ें जानी, एंड उसके बाद उनको ये सब समझ में आने लगा। उनका एक बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि सोर्स कोड एकेडमिया में भी व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ कि अरेबिक लैंग्वेज का पूरा कोर्स चलवा रहे हैं, ताकि लोग कुरान को उर्दू या इंग्लिश से नहीं समझें। प्राइमरीली इंग्लिश और उर्दू का काम है सिर्फ कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना, ताकि आप स्टोरी समझ पाओ। हिज अल्टीमेट गोल इज़ कि अरबी एक मुसलमान को आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक अरबी तो आनी चाहिए, कि आप जो मिस्टेक्स ट्रेडिशनल उलेमा ने की है कुरान को समझने में, आप उसको ना करें। एंड ऑल्सो एक्सपैंड योर माइंड टुवर्ड्स पॉसिबिलिटीज़ लाइक एलियन लाइफ। अब अल्लाह ने जब बोला है कि 6 आसमान और ऊपर हैं, तो हम पोर्टल्स का आइडिया क्यों डिनाई करते हैं, जब साइंस तक बात कर रहा है पोर्टल्स की। लेनर्ड सस्किन ने EPR पैराडॉक्स की बात की हुई है कि एक इनफ जगह पे अगर आप इनफ एनर्जी ला दो एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे रप्चर क्रिएट किया जा सकता है स्पेस टाइम कंटिन्यूम में, एंड अगर बाहर कोई और दूसरा रियलिटी है तो उस रियलिटी को एक्सेस करा जा सकता है। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम क्यों इतना, जब साइंस ऐसी चीज़ों की बात कर रही है, तो हम क्यों इन सबको डिनाई कर रहे हैं? हमें तो कुरान यूज़ करके साइंस की हेल्प करनी है कि भाई देखो, हम तुमको 1400 सालों से बता रहे हैं, आंसर्स हमारे पास सब लिखे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमारी जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव थिंकिंग है ना, उसको जाना पड़ेगा हमको। वी हैव टू ओपन आवर माइंड टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि अल्लाह ने इतनी छोटी सी चीज़ बना दी, जब कि ऐसे कि ज़ुल्करनैन ऐसी जगह गया जहाँ पे सूरज एक काले तालाब में डूब रहा था। क्यों कॉमन सेंस हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? पूरा उनका आर्ग्यूमेंट बस इतना ही है कि आप चलो उनकी बात मत मानो, उनके आर्ग्यूमेंट्स को भूल जाओ, एटलीस्ट हैव द एबिलिटी एंड हैव द कैलिबर टू आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछना क्यों बंद कर दिया हम लोगों ने? क्यों हम लोगों ने एक सर्टेन साइकोलॉजी, देसी मेंटालिटी जिसको मैं कहता हूँ, हमने क्यों एक देसी मेंटालिटी ओन करके रखी है, जिसमें हम बंद हो गए हैं, क्लोज्ड स्पेस में जी रहे हैं। एंड इस्लाम का मतलब सिर्फ 5 वक्त की नमाज, रोज़े रखना, हज करना और बस अच्छे अमल करना है। दिस इज़ नॉट इनफ, इट इज़ नॉट इनफ। इस्लाम का असली मतलब हमें कोई उलेमा, कोई मौलवी साहब, इनफैक्ट कोई साहिल अदीम भी नहीं बता सकता। हमें इस्लाम का असली मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके सहाबी जो थे, जो उनके ट्रू फॉलोअर्स थे, हमें उनसे पता लगना चाहिए। सो आई एंड माई वीडियो ऑन दिस वेरी नोट। साहिल अदीम इज़ नॉट अ क्लाउन और अ फ्रॉड, ही इज़ जस्ट अ गाय ट्राइंग टू डू गुड बाय हिज पीपल, एंड अल्टीमेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव द ब्रूटैलिटी ऑफ हिज ओन पीपल। हमेशा हुआ है। मतलब मैं उनको नाउज़ुबिल्लाह कोई नबी नहीं बोल रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, बट आप देख लो ना, अगर इतने बड़े अंबियाओं के साथ उन्हीं के लोगों ने अपने नबी का ही कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं अगर बोलूँ, यहूदियों के लिए आए थे और उनका कत्ल कर दिया था। सो यही है कि दिस वाज साहिल अदीम। बाकी इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस वेयर आई टॉक अबाउट मोर स्टफ़, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो अच्छा लगा तो। अभी के लिए अलविदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।